नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 रानी. आइए बच्चों, अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं. बच्चों के अंदर एक स्वाभाविक गुण होता है कि जब कोई भी वस्तु नई आती है तो वो घर के सदस्यों को दिखाते हैं, परंतु अपने मित्र मंडल जिसके साथ सबसे ज़्यादा नज़दीक उनका रहता है, नज़दीकी रहती है, उन्हें भी वो दिखाने के लिए जाते हैं. तो यहाँ पर भी वह रोज़ी, निकी, रानी ये सब आपस में मित्र थे उन बच्चों के. तो क्या होता था कि जब भी घर में कोई नई चीज़ है बच्चों के लिए आती तो वह रोज़ी, निकी तो साथ में रहते थे, परंतु रानी है वो दूर अस्तबल में बंधी रहती थी, तो उसे भी दिखाने की वह हमेशा उसे दिखाने के लिए जाते. तो अब देखो बच्चे क्या करते हैं. एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे. सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे. यानी घर में कोई भी नई चीज़ हमारे लिए आती तो हम रानी को उसे दिखाने के लिए अवश्य न जरूर जाते थे. उसके बिना हमारी दिनचर्या या हमारा कार्य अधूरा रह जाता था. सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े, शेर के मुंह के समान कड़े, कैसे छोटे छोटे से कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने के लिए गया. और ना जाने किन प्रेरणा से, यानी किसकी प्रेरणा से वे दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क यानी सावधान कानों में वलय की तरह पहनाया. वलय यानी गोल चक्र जैसा होता है, उसे हम वलय कहते हैं. तो क्या किया उसके छोटे भाई ने, शेर के मुंह जैसे वाले जो कड़े उसकी नानी ने दिए थे वो रानी को दिखाने तो गया, पर साथ साथ ना जाना उसके मन में क्या सूझी, तो उसने अपने दोनों कड़े उतार कर रानी के जो लंबे कान खड़े हुए थे उसके अंदर उसने डाल दिए, अर्थात उसे पहना दिए. फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए. संध्या का समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर, कड़े रहित हाथ यानी बिना कड़ों के हाथ में कड़े ना थे देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई. खोज आरंभ होना यानी खोज करने की शुरुआत हुई. बच्चे खेल में पड़ गए और उसके भाई को याद ही नहीं रहा कि उसने अपने जो कड़े हैं नानी के दिए हुए उसने रानी के कान में डाल कर रखे थे, और खेल ही खेल में वह अपने में मस्त हो गए. अब जब माँ ने उसके हाथ देखे कि उन हाथों में कड़े नहीं हैं, तब उसने पूछा, तब उस बच्चे को तो बात ध्यान नहीं थी, तो अब कड़े की खोज अर्थात ढूंढने की शुरुआत हुई. कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला, परंतु उतनी ज़्यादा खोजने पर भी कड़े कहाँ थे इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं हुई. एक रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती है. बच्चों, जिस तरह मनुष्य के अंदर संवेदनाएं होती है, समझदारी होती है, उसी तरह जानवरों के अंदर भी मानव की तरह संवेदनाएं होती है और उनके अंदर भी समझदारी होती है. वह भी अपनी बात को बताना चाहते, पर मात्र हमारे पर उनमें इतना अंतर होता है कि हमारे पास वाणी का वरदान है और उनके पास नहीं है. तो रानी ने क्या किया, अपने कानों को वो पैरों के खुरों से इस तरह से खुजा रही थी. तो स्वाभाविक है कि इस तरह का कार्य करना किसी की नज़र में नहीं आता था. अब देखो उसने क्या किया, अंत में बाबूजी की, और वो जोर जोर से हिनहिनाती थी. घोड़े को जो बोलने की आवाज़ होती है उसे हिनहिनाना कहते थे. वो अपने खुरों से जो पैर के हैं उसे कान को इस तरह से खुजाती और जोर जोर से आवाज़ कर रही थी, हिनहिना रही थी. अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया, उसकी ओर तरफ यानी उसकी तरफ, किसका, पिताजी का ध्यान उसकी तरफ गया. उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया, अर्थात वहाँ पर जो ढेर पड़ा था मिट्टी थी उसे खोदने का, कि यहाँ पर की मिट्टी है उसे खोद डालो. किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े जो वो गाड़ दिए थे. कौन था ये तो नहीं जानते, परंतु उसने रानी के कानों में से उस कड़े को उतारा और जमीन के अंदर गहरा गड्ढा यानी अंदर की तरफ गड्ढे को खोदकर उसके अंदर कड़ों को छुपा दिया था. दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर में हृदय में स्थान पा गई. मतलब किसी को सजा नहीं मिली, क्योंकि पता नहीं चल पाया था कि किसने
इस कड़े को इस तरह से रखा छुपाया था, परंतु रानी ने सबका दिल जीत लिया और हर एक के दिल के अंदर उसने अपनी जगह बना ली। एक घटना अपनी विचित्रता के लिए स्मरणीय है। विचित्रता यानी विचित्र होना, स्मरणीय होना यानी यादगार बन जाना। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा कर दी। निरुपाय मतलब उसके पास कोई भी उपाय नहीं था, क्योंकि बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है, जिज्ञासा वृत्ति हो, कोई जानने की इच्छा। जैसे ही वो सवेरे उठे और उन्होंने रानी के पास एक छोटे से बच्चे को देखा, घोड़े को, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कहाँ था, कब आया, कौन लेकर आया, कहाँ से आया, किसने दिया, ये सारी बातें, इतने प्रश्न पूछने लगे कि रामा है वो निरुपाय, उनके प्रश्नों का कोई उत्तर दे नहीं पा रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं था कि उसे किस तरह से समझाया जाए। तब उसने क्या किया, निरुपाय घोषणा की कि ये नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी, और रामा ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। अर्थात कि बच्चों की उत्सुकता को शांत करने के लिए रामा ने क्या कहा कि ये जो छोटा जीव है ना, वो रानी के पेट के अंदर था और वह अंदर सोता सोता वो दाना चारा पानी खा रहा था। तो उसने कहा और भी है, तो बोले हाँ, स्वीकृति से यानी हाँ के उसमें सिर हिलाकर कहा कि हाँ और भी है। इसके अलावा रामा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। अब तो हम विस्मित भी थे और क्रोधित भी थे। विस्मित होने आश्चर्यचकित भी थे और क्रोधित होने गुस्सा भी आ रहा था कि ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते थे और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेते रहते। अब बच्चों को पता नहीं था कि ये क्या है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था कि ये छोटा जीव रानी के पेट के अंदर पड़ा रहता था और रानी को जो खाना दिया जाता था वो सारा का सारा खुद खा लेता था, जिसके कारण बेचारी रानी भूखी रह जाती थी। यह बात उन्हें खराब लग रही थी, इसलिए उस छोटे से बच्चे पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। किसके जीव पर गुस्सा आ रहा था। भाई ने कहा रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे भाई बहन को बैठाएंगे और रानी उनकी सेवा करेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित लगा, मतलब उसने जो बात मुझे बताई वो मुझे बिल्कुल ही सही लगी। अब जब एक दोपहर को वह कहीं से बच्चे क्या किया, बेटा बच्चे अपनी उत्सुकता को शांत करने, अपनी कल्पनाओं को हकीकत का रूप देने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, उस घोड़े के रानी के पेट में से इस घोड़े को निकालने के लिए कहीं से शाक काटने का यानी सब्जी काटने का एक चाकू ले आए। तब मेरे साहस ने जवाब दिया, अर्थात उसकी हिम्मत काम ने की किस तरह से रानी का पेट चीर तो लेंगे हम, परंतु उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस प्रकार की हिम्मत कैसे की जाए। अब देखो उन्होंने क्या किया, अगर हम रानी का पेट चीर भी लेते हैं तो एक समस्या यानी एक परेशानी हमारे साथ है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। तो वो कौन सी थी, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे, मतलब उसके पेट को काट लेंगे, घोड़े को बाहर निकाल देंगे, परंतु उसके बाद की समस्या क्या होगी कि रानी के पेट की सिलाई किस तरह से की जाए। माँ की महीन यानी बारीक सुई से जिससे माँ कपड़े सिलती है, उससे रानी का पेट नहीं सिला जा सकता है और वो संभव भी नहीं होगा। टाट सीने के लिए, टाट यानी जो बोरे होते हैं ना बड़े बड़े, उसे टाट कहा जाता है। उसको सीने के लिए सूजा यानी बड़ी सुई, उसे सूजा कहा जाता है। बड़ी सुई है, रामा अपनी कोठरी में रखता था, वहाँ पर वह हमारी पहुँच में नहीं थी, अर्थात हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाकर उसको लाकर रख सकते थे। कुछ दिनों के उपरांत यानी के बाद रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हम अपना सारा क्रोध स्मरण रहा और ना ही प्रस्ताव। मतलब उन्होंने यह विचार किया था कि रानी के पेट में पड़ा ये घोड़ा खा रहा है, तो उसे एक घोड़ा बाहर निकला तो दूसरा भी इस तरह से निकालेंगे और हमारे छोटे भाई बहन को देकर हम खुद रानी के साथ खेलेंगे या रानी की सवारी करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक चाकू लेकर आए और रानी का पेट चीरना चाहते थे, परंतु उनके पास एक मुश्किल ये थे कि उनको पेट को सीने के लिए सुई नहीं थी, क्योंकि माँ की सुई है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक थी, जिससे रानी का पेट नहीं सिला जा सकता। तब उन्हें याद आया कि रामा है वो टाट के बड़े बड़े वो सीता है, तो क्यों ना वो बड़ी सुई है हम लेकर आए। वो किसके रूम में रहती थी, रामा के रूम में रहती थी, पर वो उनकी पहुँच से दूर थी, मतलब वहाँ तक वो बच्चे पहुँच नहीं पा रहे थे।
पर जैसे ही रानी का घोड़ा अश्व वो थोड़ा बड़ा होने लगा और दौड़ने लगा, तो इन बच्चों की सारी नाराज़गी वो गायब हो गई और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा और वो उस बच्चे के साथ खेलने लगे। इस तरह रानी है पाठ में महादेवी वर्मा ने अपनी संस्मरण के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जानवरों में भी कितनी समझ होती है, वह भी एक परिवार का अंग ही होते हैं, तो हमें भी उनके साथ प्यारपूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए। यही उनका उद्देश्य था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।